नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है द डार्क रूम और इसे लिखा है आर.के. नारायण ने। आर.के. नारायण ने ये नोवेल पब्लिश करवाया था 1938 में और ये एक ऐसी वुमेन की कहानी है, एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन की कहानी है जिनका नाम सावित्री है। और ट्रेडिशनल वुमेन की कहानी ऐसे है कि वो बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और अपने पति को प्यार करने वाली लेडी है। लेकिन बदले में उसको क्या होता है, उसको अपने पति से मिलती है क्रूरता, अच्छा ट्रीट ना मिलना, एक स्त्री का एक पार्टनर का हक ना मिलना और लगातार अपने हस्बैंड से मार खाना, अपने बच्चों की बातें सुनना। ये कुछ उसके किस्मत में आया है जो कि उस टाइम की औरतों के किस्मत में था, जो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन थी उस टाइम पे। आज की औरत नहीं दोस्तों, आज की नारी तो सब पे भारी है, लेकिन ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1938 में, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा था। बहुत ही कमाल का नॉवल है, बहुत ही कमाल की कहानी है। हालांकि क्रिटिक्स ने इस नॉवल को ज्यादा सराहा नहीं है, क्रिटिक्स को ये नॉवल ज्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी को, इस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये कहानी। चलिए समय वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि सावित्री के बारे में। सावित्री, उसका एक हस्बैंड है रमनी, जो इंग्लैंड इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। बहुत ही डोमिनेंट काइंड ऑफ वैल्यू है, बहुत ही डोमिनेटिंग काइंड ऑफ वैल्यू है और वो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार करता है, उसको अक्सर मारता पीटता रहता है। ऑन द अदर हैंड सावित्री तो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत ही सबमिसिव लेडी है, बहुत ही सर्विसेबल लेडी है और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों का, अपने पति का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। और वो अक्सर तरीके ढूंढती रहती है वो किस तरीके से अपने पति को खुश कर सके। लेकिन रमनी ऑन दी अदर हैंड बहुत ही डोमिनेटिंग फेलो है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जो भी सावित्री करती है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है उसका। हालांकि शादी के शुरू में रमनी उससे प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट जो है अपनी वाइफ के प्रति वो खत्म होता जा रहा है और वो अपनी वाइफ को अक्सर पीटता रहता है, अपने बच्चों को अक्सर पीटता रहता है। और हमें पता चलता है कि जब नॉवल की शुरुआत होती है तो बाबू जो है, जो उसका बेटा है रमनी और सावित्री का, वो घर में नवरात्रि का फेस्टिवल आ रहा है तो वो अपनी बहनों को, सुमति और कमला को बोलता है कि तुम इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, मैं सारा खर्चा करूंगा। मतलब सारा जो मेरा इस फेस्टिवल का जितना भी अरेंजमेंट होगा वो मैं खुद ही करूंगा। और बाबू जब स्कूल से वापस आता है तो वो अपने दोस्त चंदू को साथ में लेके आया है। चंदू, जिसका बाबू का मानना है कि वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन है और वो क्या है, लाइटों की सजावट करते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल शुरू होता है शाम को तो हमें पता चलता है कि घर की सारी लाइटें चली गई थी क्योंकि फ्यूज उड़ गया था। और उसके बाद जो रमनी है उसे लगता है कि उसकी सोसाइटी में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है इस चीज से, तो वो वो बाबू को पीटना शुरू कर देता है। उसी बीच जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, इस नॉवल की, सावित्री को बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसे शुभ दिन पे कौन अपने बच्चों को मारता है, कौन गालियां निकालता है। फिर वो सावित्री के मगर पड़ जाता है, सावित्री को बुरा भला कहने लगता है और सावित्री को मारने की भी कोशिश करता है। सावित्री इस वजह से नाराज होकर वो उनके कमरे में, एक डार्क रूम है, एक स्टोर के पास एक बिल्कुल अंधेर भरा कमरा है, सावित्री वहां पे जाकर छुप जाती है। लेकिन ये जो रमनी है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सावित्री कहाँ पे है, वो तो अपना मजे से रूम में बैठा है और अगले दिन काम पे चला जाता है। ठीक है, तो अगले दिन जो कुक हैं, घर के जो सर्वेंट हैं, वो सावित्री को ढूंढ लेते हैं कि वो उस डार्क रूम में बैठी है। वो उसके पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि वो खाना खा ले, लेकिन वो खाना खाने से मना कर देती है। वन बाय वन बच्चे भी आते हैं, उससे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चों से भी नहीं मानती है। ठीक है, शाम को जब रमनी घर पे आता है तो वो उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सावित्री थक हार के वापस खुद ही बाहर निकल आती है कि अब क्या करें, है ना। अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो फिर क्या करें। फिर वो बाहर निकल आती है, नॉर्मली घर के काम वगैरह करने शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जो इंग्लैंड इंश्योरेंस कंपनी है, इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जो ऑफिसर हैं, चीफ ऑफिसर हैं, वो रमनी है। और इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट हर डिपार्टमेंट में निकाली है और इसी के रिगार्डिंग रमनी को भी एक नोटिस जाता है कि उन्हें एक पोस्ट भरनी है जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की है। और रमनी सारा दिन इंटरव्यू लेके थक जाता है, हर एक कैंडिडेट का बार बार इंटरव्यू लेता है वो, और वो थक गया होता है। तभी लास्ट एक लेडी आती है इंटरव्यू देने के लिए जिसका नाम था शांताबाई।
ठीक है। शांताबाई अपनी स्किल्स को दर्शाने के बजाय अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को उसके सामने बताती है, उसे बताती है कि किस तरीके से उसकी शादी उसके कजन से कर दी गई थी, क्योंकि बहुत ही शराब पीता था, बहुत ही नशेड़ी टाइप था। उसने बहुत कोशिश की उसे सुधारने की, लेकिन वो सुधरा नहीं और अंत में शांताबाई को उसको छोड़ना पड़ा। और अब काफी लंबे समय से शांताबाई जो है अपने जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसने 10th किया हुआ है अपनी आंट की मदद से और उसके बाद उसने BA किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों ये शांताबाई है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट लेडी है और बहुत ही मॉडर्न टाइप ऑफ लेडी है, ठीक है। इसे कहीं ना कहीं आर के नारायण ने एज ए डेविएंट कहा है इस नोवेल में, जो कि आके जो मालगुडी सोसाइटी है उसकी दशा को थोड़ा बिगाड़ देगा, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलता है कि जो शांताबाई को है उसे रख लिया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है रमनी अपनी कंपनी के जो ऑनर है उनको कहीं ना कहीं लिख के भेजता है, फेवर पे भेजता है कि शांताबाई को रख लिया जाए, और फाइनली शांताबाई की सिलेक्शन हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शांताबाई और रमनी के बीच अफेयर चल पड़ता है। ये दोनों रातें साथ में गुजारते हैं, अक्सर साथ में रहते हैं। और सावित्री ऑन द अदर हैंड हमें पता चलता है कि वो एज इट इज लाइफ उसकी बिल्कुल उसी तरह से पानी के बहाव की तरह एक ही ओर बही जा रही है, एक ही ओर चल रही है। लेकिन एक दिन शांताबाई को गंगू भाई से पता चलता है, गंगू जो उसकी एक दिन सावित्री को उसकी फ्रेंड गंगू से पता चलता है कि जो रमनी है उसका उसकी ऑफिस की एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के साथ अफेयर चला हुआ है, और उसने उनको थिएटर के बाहर साथ में आते हुए भी देखा था, ठीक है। अब सावित्री को ये लगता है कि जो सावित्री है उसके बच्चे हो गए हैं 3, जिसकी वजह से वो अब उतनी खूबसूरत नहीं रही है और वो ज्यादा सजती धजती भी नहीं है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड जो है बाहर जा रहा है, बाहर मजे करने जा रहा है। तो वो तब भी अपने हस्बैंड में जो है गलती नहीं निकालती है, और वो क्या करती है, वो बिल्कुल सज धज के तैयार हो जाती है कि वो अपने पति को खुश कर देगी। लेकिन उस सैटरडे की रात रमनी घर पे नहीं आता है, वो शांताबाई के साथ रुकता है। अगले दिन पूरा दिन रमनी घर पे नहीं आता है, और संडे को जब वो रात में घर में आता है तब 9 बज चुके होते हैं और बच्चे सो गए होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे सावित्री को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ये जो काम तुम कर रहे हो जो नहीं चलेगा, 2 औरतों के साथ एक साथ रहना ये इस घर में नहीं चलेगा, तुम अपवित्र हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, फोन करने की कोशिश करता है, तो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, हमें एक एनिमल की तरह मत समझो कि जब तुम्हारा दिल किया हमें पतिया लिया, मजा कर लिया, और जब तुम्हारा दिल किया किक मार के भेज दिया, साइड में कर दिया। तो वो बहुत गुस्सा करती है उस पर, लेकिन रमनी पे इसका कोई ज्यादा सच इफेक्ट नहीं होता है, और वो उसे बोलती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इसके ऊपर भी रमनी कोई कॉमेंट नहीं करता है, और वो अपने बच्चों को देखती है जो कि सो रहे होते हैं, उन्हें जगाना चाहती है, उन्हें भी साथ में ले जाना चाहती है। लेकिन रमनी उसे इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन बच्चों की ओर तुम देखना भी मत, ठीक है। अब सावित्री घर से निकल जाती है और उसने अपने मन में ये बना लिया है कि वो अब सुसाइड कर लेगी, वो अब जीना नहीं चाहती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सरयू रिवर के पास जाती है और सरयू रिवर के ऊपर छलांग मार देती है। दोस्तों लास्ट स्टेप पे उसका पैर खिसक जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सरयू रिवर में गिर जाती है और वो डूबने लगती है, ठीक है। तभी हमें पता चलता है कि वो चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ, चिल्लाना शुरू कर देती है। और नदी के पास जो है एक बंदा जा रहा था, मारी, जो कि एक लोहार है और बर्गलर भी है, चोरी करने आया था एक्चुअली वो वहां पे। लेकिन जब वो सावित्री को डूबते हुए देखता है तब वो सबसे पहले तो उसे बाहर निकालता है, फिर वो देखता है कि वो तो मर्द है, तो उस टाइम पे मर्दों का रात को औरत के साथ होना कहीं ना कहीं ठीक नहीं समझा जाता था। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को लेके आता है वहां से। उसकी वाइफ का नाम आई थिंक पोनी है, मैं लिख दूंगा अगर मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, मेरे ख्याल से पोनी है उसकी वाइफ का नाम। और वो पोनी को अपनी वाइफ को साथ लेके आता है और फिर वो दोनों सावित्री को लेके अपने घर चले जाते हैं और वो उसके खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावित्री खाने से मना कर देती है, बोलती मैं ऐसा एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी जो मैंने खुद अर्न नहीं किया हो, ठीक है। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और जो हमारा बर्गलर और लोहार है वो क्या करता है, वो पूरे गांव में अब काम ढूंढना शुरू कर देता है कि उसे कहीं पे सावित्री को काम मिल जाए। तब वो मंदिर के एक पुजारी के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सावित्री को अपने यहाँ काम पे रख ले, ठीक है। अब जो पुजारी है वो सावित्री से बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछता है और कहीं ना कहीं ये जो मारी है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसकी वाइफ पोनी बीच में आ जाती है और वो उससे अच्छा बुरा भला बोलती है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम इस पवित्र लेडी को अपने मंदिर में काम करने के लिए रख सको, और तुमने जो अपने अम्ब्रेला वगैरह भेजे हुए हैं टूटे वगैरह ठीक करने के लिए, उन्हें घर ले जाना, नहीं तो मैं उन्हें फेंक दूंगी, ठीक है।
तो जो मंदिर का पुजारी है वो फाइनली सावित्री को रख लेता है और वो उसे थोड़े पैसे भी देगा और उसे खाना पीना भी रहेगा और रहने के लिए जगह भी देगा मंदिर में, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो रमनी है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रख रहा है और वो बच्चों को बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं रहने दे रहा है अपनी माँ की, ठीक है। अब जो सावित्री है वो कुछ समय तक तो मंदिर में रहती है, लेकिन फिर उसे अपने घर की बहुत याद आती है। फिर वो सोचती है कि जो औरत है वो या तो अपने सबसे पहले अपने पिता के अंदर रहती है, पिता के अंदर पलती है, फिर अपने पति के अंदर पलती है और बाद में अपने बेटे के अंदर पलती है, जो बेटा बड़ा हो जाता है। तो उसका ये मानना है कि एक औरत का कुछ भी नहीं है, एक बॉडी को छोड़ के अपनी, उसके अलावा उस औरत का इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा ही बुरा महसूस करती है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो या तो अपने पिता की पेंशन पे रहेगी या अपने पति की सैलरी पे रहेगी या फिर अपने बेटे के ऊपर रहेगी। तो वो अपना खुद कुछ भी अर्न करने लेती है, ठीक है। तब उसे याद आता है कि उसने अगर पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो कितना अच्छा होता। अगर वो कॉलेज गई होती, अगर कोई टीचर वगैरह बन गई होती तो आज उसे किसी की ओर देखने की जरूरत ना होती। लेकिन क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की और वो अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला मानती है इस चीज को, और फिर वो थक हार के बोलती है कि अब मैं हार चुकी हूँ, आई एक्सेप्ट माई डिफीट। और वो डिसाइड करती है कि वो वापस अपने घर अपने पति के पास चले जाएगी और जैसी जिंदगी वो जी रही है वैसी जिंदगी वो दोबारा जीना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो मंदिर छोड़ के फाइनली अपने घर चली जाती है। अब जो रमनी है वो ना तो उसे देख के खुश होता है ना बुरा मानता है, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है उसे देखकर, ठीक है। हालांकि बच्चे बड़े खुश होते हैं अपनी माँ को देख के, लेकिन रमनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां पे आए जाए जो मर्जी करे, ठीक है। तो दोस्तों जब वो घर पहुंच जाती है, इसी के साथ हमारा जो नॉवल है जो आर.के. नारायण ने लिखा था वो खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि वुमेन की जो कंडीशन थी कितनी पैथेटिक थी उस टाइम पे। इस नॉवल में कोई भी ज्यादा जो है कोई भी ज्यादा सिचुएशन जो है सोल्व नहीं करी है इसने, ठीक है दोस्तों। तो अक्सर जो आर.के. नारायण की नॉवल थे उसमें अक्सर सिचुएशन जो है एंड में सोल्व हो जाती थी, लेकिन इस नॉवल में कहीं ना कहीं सावित्री ने अपनी हार मान ली है। उसे लगता है कि अब जो चीजें हैं वो नहीं बदल सकती हैं और वो जैसे हैं वैसे ही रहना खुश करेगी, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं एज ए रीडर सोचते हैं कि शायद रमनी इसके बाद सुधर गया होगा, लेकिन उसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और पॉइंट आपको बताना भूल गया, जो मारी और पोनी का विलेज था उस विलेज का नाम था सुक्कर। जी हाँ दोस्तों, सुक्कर उस विलेज का नाम था। आई थिंक आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नॉवल है खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये नॉवल की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई अपडेट नई कहानी लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट